हेलो एवरीवन। तो जियोग्राफी पीवाईक्यू सीरीज में अभी तक कर चुके हैं अपन 2013 से 2020 तक के क्वेश्चन। आज स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के 2021 का क्वेश्चन पेपर विद प्रॉपर सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्थायी कृषि यानी पर्माकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है? तो भाई, स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति है जो हतोत्साहित करता है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि होती है हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती। भाई, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव आ रहा है तो सेकंड तो होगा। पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्धशुष्क क्षेत्रों में अर्ध क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। नहीं भाई, ऐसा कोई बात नहीं, ये नेगेटिव दे रहा है भाई। नेक्स्ट है मल्च बनाने यानी मल्चिंग की प्रथा स्थायी कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। भाई, इसमें तीन स्टेटमेंट सही हैं, चार में से 1, 2 एंड 4 क्यों सही हैं देखते हैं। पर्माकल्चर एक कृषि जल संचयन, जल विज्ञान, ऊर्जा, प्राकृतिक भवन, वानिकी, अपशिष्ट प्रबंधन, पशु प्रणाली, जलीय कृषि, उपयुक्त प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र और सामुदायिक विकास सहित एक बहुविषयक टूल बॉक्स है। पर्माकल्चर के सिद्धांत मोनोकल्चर को हतोत्साहित करते हैं, इसलिए यह विभिन्न प्रकार के अनाज, फल, सब्जियां उगाने का अवसर खोलता है। जबकि सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और कटाई विविध विधियों द्वारा फसल विशिष्ट आदानों के उपयोग के कारण रासायनिक खेती मोनोकल्चर फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। रासायनिक उर्वरक मिट्टी को समय के साथ कम उपजाऊ बना देंगे, जिससे मिट्टी में लवणता जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन पर्माकल्चर खेती में ऐसी समस्याएं नहीं देखी जाती, क्योंकि यह जैविक खादों पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट थ्योरी, रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई जैसे आदानों के गहन उपयोग आधारित हैं, जो समय के साथ मिट्टी को कम उपजाऊ बनाते हैं। इस प्रकार अर्धशुष्क क्षेत्रों में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करते हैं। इस प्रकार पारंपरिक खेती अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है, अतः स्टेटमेंट थर्ड क्या है, गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट भाई, एक जलवायु स्मार्ट कृषि आंदोलन है जो विनाशकारी और औद्योगिक कृषि विधियों के तेजी से बढ़ते हुए उपयोग को कम करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। पर्माकल्चर का लक्ष्य भूमि के उपयोग को अधिकतम करना है, ताकि उसे भविष्य की पीढ़ियों द्वारा खाद्य उत्पादन व व्यक्तिगत निर्वाह के लिए उत्पादक रूप से उपयोग किया जा सके। इसमें विभिन्न क्षेत्रों की तकनीकों को शामिल किया गया है, जिनमें शामिल हैं जैविक खेती, कृषि वानिकी, खाद्य मल्चिंग, एकीकृत खेती, सतत विकास और अनुप्रयुक्त पारिस्थितिकी। ठीक है, तो ये थी भाई पर्माकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित चार नदियों में से तीन नदियाँ इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी में मिलती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? भाई, सिंधु नदी से सीधे मिलती है सतलज, और जिनके अंदर ये बाकी की तीन नदियाँ उसके अंदर मिलती हैं एक साथ आकर। ठीक है, पढ़ते हैं। चेनाब नदी भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के उत्तरी हिमालय में टांडी में चंद्र और भागा नदियों के संगम से बनती है। झेलम नदी, झेलम उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है। वितस्ता झेलम नदी का पौराणिक नाम है और कश्मीरी भाषा में इसे व्यत कहते हैं। इसका उद्भव वेरीनाग नामक नगर में हुआ है। ठीक है भाई। नेक्स्ट नदी है रावी नदी, जो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रोहतांग दर्रे के पास निकलती है और लगभग 720 किलोमीटर बहने के बाद पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। सतलुज नदी, जिसे क्या बोला जाता है, सुतुद्री नदी भी कहा जाता है, और यह सिंधु नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी है। सतलुज नदी उन 5 नदियों में से सबसे लंबी नदी है जिनका उद्गम सिंधु नदी के स्रोत के 80 किलोमीटर दूर पश्चिमी तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप राकसताल झील से होता है। सिंधु की तरह यह तिब्बत हिमाचल प्रदेश सीमा पर सिपकिला दर्रे तक एक उत्तरी पश्चिमी मार्ग को अपनाती है। यह शिवालिक श्रृंखला को काटते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। पंजाब के मैदान में प्रवेश करने से पहले यह नैना देवी धार में एक गार्ज का निर्माण करती है। यह प्रसिद्ध भाखड़ा बांध का निर्माण इस पर होता है भाई, भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण,
और अपने आगे की यात्रा के दौरान यह रावी, चिनाब और झेलम इन नदियों से जाके मतलब ये सारी नदियाँ इसमें जाके सामूहिक रूप से जलधारा के रूप में मिठानकोट से कुछ किलोमीटर दूर सिंधु नदी में मिल जाती है। तो देख लो भाई, ये इंडस रिवर सिस्टम है, ठीक है। ये सतलुज नदी है, ये व्यास नदी है, ये रावी, चेनाब और झेलम, ये तीनों पहले मिल चुकी और मिल के लास्ट में किस में गिरेंगी, सतलज में। और सतलज डायरेक्ट किससे मिलेगी, सिंधु नदी से, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किन के नाम है। तो भाई ये तो हमारे साइड की झीलें हैं, खारे पानी की झीलें। तो फिर ये कौन सी हैं भाई, सेलाइन लेक यानी लवण झील। डीडवाना कुचामन राजस्थान के जिला है जिसमें राजस्थान के प्रसिद्ध डीडवाना खारे पानी की झील भी है। कुचामन झील राजस्थान के कुचामन शहर के आसपास स्थित है। यह महाद्वीपीय लवणीय झील है। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणी और नागावली और सुवर्णरेखा और वंशधारा। तो भाई इनमें से कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलती है, यानी यहाँ से इस साइड से कौन सी निकलती है। तो भाई इससे निकलती है भाई नागावली और वंशधारा नदी, ठीक है। पढ़ते हैं इनके बारे में। पूर्वी घाट पर उत्पन्न होने वाली नदियों में वैतरणी नदी, बूढ़ाबलंगा नदी, ऋषिकुल्या नदी, वंशधारा, पलार नदी, नागावली, चंपावती आदि नदी शामिल है। सुवर्ण रेखा झारखंड के रांची पठार से निकलती है और इसके निचले हिस्से में पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के बीच सीमा बनाती है। यह गंगा और महानदी डेल्टाओं के बीच एक मुहाना बनाती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और हुंड्रू जलप्रपात सुवर्ण रेखा के मार्ग पर बना है। वैतरणी नदी उड़ीसा के क्योंझर जिले में गुप्त गंगा पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी ब्राह्मणी नदी के साथ मिलकर बालेश्वर जिले में धामरा के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यह नदी उड़ीसा का सबसे पवित्र नदी है और इसे उड़ीसा की गंगा भी कहते हैं। कौन सी नदी को भाई, वैतरणी नदी को। ब्राह्मणी नदी भारत के उड़ीसा राज्य में बहने वाली एक ऋतु निर्भर नदी है। राउरकेला के पास कोयल और शंख नदियों के संगम से ब्राह्मणी नदी अस्तित्व में आती है। फिर ये वैतरणी नदी के साथ बंगाल की खाड़ी में एक डेल्टा बनाकर समुद्र में विलय हो जाती है। यह महानदी के नदी तंत्र का भाग है। नेक्स्ट है, उत्तरी कोयल छोटा नागपुर पठार से निकलती है। बाद में यह सोन नदी में विलय हो जाती है जो स्वयं गंगा नदी की एक उपनदी है। दक्षिणी कोयल नदी झारखंड और उड़ीसा राज्यों में बहती है। यह झारखंड में छोटा नागपुर पठार लोहरदग्गा के समीप लावा पानी जलप्रपात से उत्पन्न होती है। फिर यह उड़ीसा में प्रवेश करती है जहाँ यह शंख नदी में संगम करती है, जिसके बाद संयुक्त नदी को ब्राह्मणी नदी कहा जाता है जो महानदी के नदी तंत्र का भाग है। नेक्स्ट है भाई वंशधारा नदी। यह नदी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के राज्यों के बीच प्रवाहित होती है। नदी का उद्गम उड़ीसा के कालाहांडी जिले के थुआमुल रामपुर से होता है। लगभग 254 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह आंध्र प्रदेश के कालापट्टनम जिले से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। और ये एनसीईआरटी 11th क्लास में महानदी के बारे में पूरा पढ़ लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक सागर आयोग ग्लोबल ओशन कमीशन अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से समुद्री संस्तरीय सीबेड खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्राप्त करता है। खोज और खनन के लिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्री संस्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त है। दुर्लभ मृदा खनिज रेयर अर्थ मिनरल्स अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र के अधस्थल पर उपलब्ध हैं। भाई उपलब्ध होंगे तो भी क्या मतलब है, खोदना है क्या उनको, उपलब्ध तो हैं। तो भाई इसमें 2 और 3 स्टेटमेंट सही हैं, क्यों सही हैं देखना है। आईएसए की स्थापना 1982 में अनक्लोज समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा की गई थी। यह 167 सदस्यों के साथ एक स्वायत्त अंतर सरकारी निकाय है जो राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार की सीमा से परे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में सभी खनिज निर्जीव संसाधनों से संबंधित गतिविधियों को व्यवस्थित, विनियमित और नियंत्रित करता है। अतः फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, गलत है। वैश्विक महासागर आयोग ग्लोबल ओशन कमीशन 2013 और 2016 के बीच जागरूकता बढ़ाने और महासागर के क्षरण को दूर करने के लिए कार्यवाही को बढ़ावा देने, पूर्ण स्वास्थ्य और उत्पादकता को बहाल करने में मदद करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल थी। मध्य हिमालय महासागर बेसिन CIOB
में समुद्र तल से PMN का पता लगाने के लिए भारत के विशेष अधिकारों को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है। PMN के लिए विकासात्मक गतिविधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण द्वारा आवंटित अंतर्राष्ट्रीय जल में ये अधिकार 75,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र है। विभिन्न महासागरों के समुद्री तल में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के विश्व के सबसे बड़े अप्रयुक्त संग्रहों में से एक है। बहुधात्विक पिंडों पॉलीमेटेलिक नोड्यूल PMN को मैग्नीज नोड्यूल के नाम से भी जाना जाता है। बड़े पैमाने पर ये दुनिया के महासागरों के गहरे समुद्र में समुद्री तल पर बहुतायत पाए जाते हैं। इसमें मैग्नीज और लोहे के अलावा निकल तांबा कोबाल्ट सीसा मॉलिब्डेनम कैडमियम वैनेडियम टाइटेनियम भी होता है और इनमें से निकेल कोबाल्ट और कॉपर का आर्थिक व सामरिक महत्व माना जाता है। तो दुर्लभ खनिज पर प्रश्न 2012, 19 और 20 में भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? तो भाई लीस्ट मतलब जल उसको काफ़ी चाहिए, न्यूनतम जल दक्षता होती है उसकी। तो फिर ये है अपने पास गन्ना। पढ़ते हैं इसके बारे में। गन्ना न्यूनतम जल दक्ष लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है। गन्ना मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके लिए तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री, आर्द्रता 75 से 150 सेंटीमीटर जलवायु की आवश्यकता होती है। गन्ने के रस का प्रयोग चीनी गुड़ खांडसारी बनाने में किया जाता है। सीरा अल्कोहल यानी इथेनॉल के निर्माण के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराता है। यह कुछ पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए एक कुशल विकल्प है। खोई गन्ने से का अवशेष जो होता है इसका उपयोग कागज़ बनाने और मिलों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट है भाई बाजरा। बाजरा तो हमारे राजस्थान में शुष्क गर्म जलवायु क्षेत्रों में बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता है और यह सूखा सहिष्णु फसल है जो 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा से काफ़ी कम है। बाजरे की खेती के लिए आदर्श तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। राजस्थान प्रथम, उत्तर प्रदेश सेकंड और गुजरात और हरियाणा महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। और बाजरा में कई न्यूट्रोस्यूटिकल और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले गुण होते हैं, विशेष रूप से उच्च फाइबर सामग्री। और संयुक्त राष्ट्र UN ने भारत के प्रस्ताव पर अमल करते हुए 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही हैं। क्यों? क्योंकि व्यापारिक हवाएं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव क्षेत्र से भूमध्य रेखीय निम्न दबाव क्षेत्र की ओर दबाव बेल्ट की ओर बहती हैं, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में। वे उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी व्यापार और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी व्यापार के रूप में बहती हैं। दो गोलार्धों से चलने वाली व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा पर मिलती हैं और अभिसरण के कारण वे ऊपर उठती हैं, भारी वर्षा का कारण बनती हैं। ठंडी महासागरीय धाराओं से जुड़ी व्यापारिक हवाओं का पूर्वी भाग महासागर के पश्चिमी भागों की तुलना में अधिक शुष्क और अधिक स्थिर होता है। पछुआ हवाएं उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर बहने वाली हवाएं हैं। वे उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं। ठंडी महासागरीय धाराओं से जुड़ी पश्चिमी पवनों का पश्चिमी भाग महासागर के पूर्वी भागों की तुलना में अधिक शुष्क और अधिक स्थिर होता है। दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ हवाएं पानी के विशाल विस्तार के कारण मजबूत और लगातार बनी रहती हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध के विशाल भूभाग की असमान राहत के कारण अनियमित होती हैं। पछुआ पवनें 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच सर्वोत्तम विकसित होती हैं। 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी NCERT पढ़ लेना भाई इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु अनुकूलन कृषि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा CCAFS द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। CCAFS योजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह CGIAR के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई? फ्रांस में। ये बात तो सही है।
भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ये CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है। तो भाई ये बहुत टिपिकल हो गया, 1 2 3 इसमें सही है। देखते हैं क्यों सही है। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर CSA एक प्रभावी तरीके से जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने में कृषि प्रणालियों के प्रबंधन, उन्हें अधिक उत्पादक और टिकाऊ बनाने के लिए कृषि व पशुधन प्रणालियों, जंगलों और मत्स्य पालन, और जलीय कृषि में तालमेल को प्रोत्साहित करना, ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को कम करना। यह न तो कोई नई कृषि प्रणाली है और न ही तरीकों का संग्रह है। जलवायु परिवर्तन कृषि व खाद्य सुरक्षा ने 2012 में अफ्रीका, बुर्किना फासो, घाना, माली, नाइजर, सेनेगल, केन्या, इथोपिया, तंजानिया, युगांडा और दक्षिणी एशिया, बांग्लादेश, भारत और नेपाल में जलवायु स्मार्ट ग्राम का संचालन शुरू किया। अतः भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर परामर्शदात्री समूह की स्थापना 19 मई 1971 को विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रयासों के समन्वय के लिए फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा आयोजित संगठनों के एक संघ द्वारा की गई थी, जो खाद्य सुरक्षा के बारे में अनुसंधान में लगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एकजुट करती है। CGIAR अनुसंधान का उद्देश्य ग्रामीण गरीबी को कम करना, खाद्य सुरक्षा में वृद्धि करना, मानव स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना और प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी प्रबंधन करना है। इसका मुख्यालय मॉन्टपेलियर, फ्रांस में है और जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा CCAFS अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह CGIAR के अधीन संचालित किया जाता है। अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान एक गैर लाभकारी, गैर राजनैतिक संगठन है जो एशिया और उप सहारा अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों में विकास के लिए कृषि अनुसंधान करता है। ICRISAT का मुख्यालय भारत में हैदराबाद, तेलंगाना राज्य में है। यह CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है, 1972 में स्थापित। भाई क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ती कूड़ा लीफ लिटर किसी अन्य जीवों या बायोम की तुलना में तेजी से विकसित होता है। इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्राय अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा अधिपादप एपिफाइट के रूप में पनपकर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिष्ठित होते हैं और पेड़ों के ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते हैं। यह किसका सबसे अधिक सटीक विवरण है? तो भाई ये सबसे सटीक विवरण है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का। बाकी ऑप्शन में शंकुधारी वन भी दे रखे हैं, मैंग्रोव वन भी दे रखे हैं और शुष्क पर्णपाती वन भी, लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का है। तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और कई प्रांतीय प्रशांत द्वीपों में पाए जाते हैं। ये सभी भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 28 डिग्री तक फैले हुए हैं। वार्षिक वर्षा 1800 से 2500 mm के बीच में होती है। शंकुधारी वन इन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ लंबी सर्दियाँ होती हैं और मध्य से उच्च वार्षिक वर्षा होती है। उत्तरी एशियाई शंकुधारी टैगा और बोरियल वन कहलाते हैं। दोनों शब्दों का उपयोग पूरे सरंकपोलर शंकुधारी वन को इसके कई झीलों, बोगस नदियों के साथ वर्णित करने के लिए किया जाता है। भूमध्य रेखीय वर्षा वनों के विपरीत शंकुधारी वन मध्यम घनत्व के होते हैं। लगभग सभी शंकु वृक्ष सदाबहार होते हैं, एक ही तरीके के होते हैं और शंकुधारी जंगलों की मिट्टी उपजाऊ कम होती है। ये अत्यधिक निक्षालित और बहुत अम्लीय होती है। ह्यूमस की इसमें मात्रा कम होती है क्योंकि सदाबहार पत्तियां मुश्किल से गिरती हैं और सड़ने की दर बहुत ही धीरे होती है सर्दी तेज होने के कारण। तेज गर्मी में वाष्पोत्सर्जन अधिक हो सकता है। अतः अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन के रोकने के लिए पत्तियां छोटी, मोटी और चमड़े जैसी और सुई आकार की होती हैं। तना भोजन को स्टोर करता है और ट्रंक को अत्यधिक ठंड से बचाने के लिए छाल मोटी होती है। नेक्स्ट है परमाफ्रॉस्ट। इन जंगलों में पाई जाने वाली एक घटना है जिसमें जंगलों की वृद्धि को रोकते हुए जमीन स्थायी रूप से जम जाती है। काई एपिफाइट बोरियल वन की वनस्पति में पाए जाते हैं। यह नम वातावरण पसंद करती हैं। स्फेग्नम मॉस
वन तल से बहुत सारा पानी सोख लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप पेड़ों को नीचे दलदली क्षेत्र बन जाता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर, प्रति वर्ष 5 से 6 सूखे महीने और पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी द्वारा चिन्हित कठोर व अत्यधिक उतार चढ़ाव वाले मौसम में पनपते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों की मिट्टी पुरानी व कम उपजाऊ होती है। यहाँ एक्सल वुड, सागौन, शीशम, आम, बांस और लाल चंदन, लॉरेल, साटनवुड और अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियां भी पाई जाती है। भारत के शुष्क पर्णपाती वन मुख्य रूप से उत्तर भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों और दक्कन के पठार के दक्षिणी भागों में भी, प्रायद्वीपीय पठारों के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्रों में कोई वृक्ष नहीं होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एक से अधिक कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो भाई ऐसी परिस्थितियां बिलकारी प्राणी और दीमक, अग्नि, चरने वाले तृणभक्षी प्राणी, हर्बीवोर्स, और ये फिर मौसमी वर्षा और मृदा के गुण। तो भाई ये सवाना के बारे में पूछा है, तो सवाना में गुण है अपने अग्नि वाला, तृण, ये चरने वाले तृणभक्षी प्राणी, और लास्ट क्या है, मृदा के गुण। पढ़ते हैं इसके बारे में। सवाना एक प्रकार का घास का मैदान है जिसमें बहुत कम पेड़ों वाले खुले घास के मैदान होते हैं। औसत वर्षा 80 से 160 सेंटीमीटर होती है। भूमध्य रेखा से दूरी के साथ वर्षा घट जाती है। औसत वार्षिक वर्षा 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होती है। सवाना में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है, जैसे मौसमी वर्षा। घास के मैदान बिना किसी बारिश के लंबे समय तक चलने के लिए जीवित रह सकते हैं, और इस चरण के दौरान अधिकांश पौधे मर जाते हैं, क्योंकि अधिकांश पौधों की जड़ों को बढ़ने के लिए पानी के नीचे मेज बहुत गहरी होती है। चरने वाले तृणभक्षी प्राणी हर्बीवोर्स, इस क्षेत्र में मौजूद जानवर भी पेड़ों के विकास के लिए खतरा है। हाथी और जिराफ जैसे जानवर आसानी से एक पौधे को एक बार में खाकर खत्म कर देते हैं और पौधों के सबसे ऊंचे हिस्से तक भी पहुंच सकते हैं। यह अधिकांश पेड़ों को विकसित करने में मदद नहीं करता है। केवल विशेष अनुकूलन वाले ही इस हमले से बच सकते हैं। इसे कांटों, बबूल, पेड़ों से सपाट शीर्ष के रूप में देखा जा सकता है, जबकि कांटे छोटी प्रजातियों को जीवित रहने में मदद करते हैं। सपाट शीर्ष जिराफ जैसे जानवरों को पौधे के मध्य भाग तक पहुंचने में रोकता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है अग्नि। दुनिया भर में सवाना में पेड़ों की गतिशीलता का एक महत्वपूर्ण चालक है, क्योंकि यह अंकुर भर्ती यानी सीडलिंग रिक्वायरमेंट को सीमित कर सकता है और किशोर पेड़ों में आग के प्रभाव को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि ज़मीन के ऊपर इनका पूरा बायोमास फ्लेम जोन के भीतर होता है। छोटे सवाना पेड़ों पर आग का दमनकारी प्रभाव है। तो फर्स्ट प्रश्न अभी पूछा, यह प्रश्न पहले भी पूछा गया है। हाँ भाई, सवाना के बारे में पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज फटाफट करना पड़ रहा है क्योंकि टाइम बहुत कम है। जाना है। पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। नहीं भाई, नदियों झीलों में नहीं है ज़्यादा, भूजल में ज़्यादा है जल। ध्रुवीय हिमछद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। ये बात बिल्कुल सही है, तो स्टेटमेंट सेकंड सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोरिंगा सहजन वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित होती है। ये बात सही है। और भारत इमली मोरिंगा के बीज के निर्यात करता है। ये बात भी सही है। मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के रूप में के उत्पादन में किया जाता है। तो 3, 4, 5 तीनों के तीनों सही हैं। मोरिंगा ओलिफेरा भारतीय उपमहाद्वीप के मूल मोरिंगेसी परिवार का एक तेजी से बढ़ने वाला सूखा प्रतिरोधी पेड़। मोरिंगा एक पर्णपाती पौधा है। और ये इसमें भाई वो दे दिया पहले वाले का आंसर कि टोटल सलाइन वाटर 97, फ्रेश वाटर 3%, और 3% में से आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में 68.7% और ग्राउंड वाटर 30.1
1% और अदर में कौन कौन भाई, रिवर और लेक्स। तो अदर 0.9% है, जिसमें भी 87% लेक्स हैं, 2% रिवर्स हैं और स्वैम्प्स हैं 11%। ठीक है भाई, क्लियर। इसकी अब मोरिंगा के बारे में बात करें, मोरिंगा और इमली। इसकी बीज, फली और पत्तियों के लिए व्यापक रूप से खेती की जाती है। इसका उपयोग सब्जियों के रूप में, पारंपरिक हर्बल दवाओं के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जल शोधन के लिए भी किया जाता है। भारत हर साल 1.2 से 2 मिलियन टन मोरिंगा का उत्पादन करता है, जिससे ये दुनिया में फसल का सबसे बड़ा उत्पादक बन जाता है। भारत मोरिंगा का सबसे बड़ा निर्यातक भी है, दुनिया की 80% मांग को पूरा करता है। नेक्स्ट है, ये तो मोरिंगा के बारे में था। अब है इमली के बारे में। इमली, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, टैमारिंडस इंडिका। ये एक फलीदार पेड़ है जो खाने योग्य फल देता है और जो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के लिए स्थानिक है। वन अधिकार अधिनियम आदिवासी आबादी और विशेष जंगलों के निवासियों पर इमली जैसी लघु वन उपज पर स्वामित्व अधिकार प्रदान करता है। आज देश में उत्पादित इमली का लगभग 90% जंगलों से आता है। भारत इमली के बीजों का भी निर्यात करता है। नेक्स्ट, और शायद आई थिंक ये लास्ट ही क्वेश्चन है, देखते हैं। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षरण से होती है? तो भाई काली मृदा की जो संरचना या रचना जो है वो होती है फीसर या ज्वालामुखी चट्टान से। विद्री या फीसर ज्वालामुखी चट्टान से। कैसे होती है देखते हैं। काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श होती है, इसलिए इसे काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। इस प्रकार की मिट्टी डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट क्षेत्रों की विशेषता है, जो उत्तरी पश्चिमी डेक्कन पठार में फैली हुई और लावा प्रवाह से बनी है। यह महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों से को कवर करती है और गोदावरी और कृष्णा नदियों के साथ दक्षिण पूर्व दिशा में फैली हुई है। काली मिट्टी अत्यंत महीन और मृत्तिका सामग्री से बनी होती है। ये नमी धारण करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती है। ये मिट्टी कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों से भरपूर, फॉस्फोरिक सामग्री कम होती है इसमें, और गर्म मौसम के दौरान इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। ये मिट्टी गीली होने पर चिपचिपी होती है और जब तक पहली बौछार के तुरंत बाद या मानसून पूर्व अवधि के दौरान जुताई नहीं की जाती है। भाई ठीक है, इसमें खुद ही दरारें पड़ जाती हैं तो क्या ही करने की ज़रूरत है जुताई। तो ये था काली मिट्टी, जो कि इसमें कपास की खेती अच्छे से होती है, इसलिए काली कपास मिट्टी भी इसको कहा जाता है। ये पेपर कंप्लीट हुआ 2021 का। नेक्स्ट करेंगे 2022 का कल। आज थोड़ी मुझे बहुत जल्दी है, इसलिए मैंने फास्ट रीडिंग लगा दी। तो दोबारा समझने के लिए एक बार फिर से आप देख लेना और मैं खुद भी देख लूँगी, और अच्छे से इसको समझने की शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पेपर को। ठीक है, मिलते हैं कल। बाय बाय।